हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि यार मैंने आपसे वादा किया था कि आपके सारे पीटी 365 जो होते हैं ना वो सारे मैं कवर करवाऊंगा। बिल्कुल जैसे मैंने आपका पॉलिटी कवर करवाया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपका कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे निकाल पाओ पीटी से, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा। और यार आज उसी सीरीज में एक मैं अगली वीडियो लेके आ गया हूँ इको की। और यार आप आज ही इको की पीटी 365 रिलीज हुई थी, मैंने सोचा आज ही बनाना है। तो रात के देखो 2:15 बज रहे हैं, मतलब 2:15 हो रहे हैं। मैंने अभी तक सारा पीटी वगैरह आपसे छाट कर जो भी आपका उसमें काम का चीज़ है ना वो सारी मैंने बना ली है। और अब यार वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जो पीटी 365 की हम ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपने मेरी पॉलिटी की वीडियो देखी होगी यार, काफ़ी लोगों ने काफ़ी तारीफ करी है। लेकिन यार आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना अगर आपको रेगुलर अपडेट वगैरह चाहिए तो, कि हम कौन सी वीडियो बना रहे हैं कौन सी नहीं बना रहे। तो देखो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि मैं किस तरीके से करवाता हूं। आप पीटी 365 या तो आप अपने डिजिटल फॉर्म में लेना पीडीएफ में, या फिर आप अपनी बुक खोल कर बैठना। आपका जो भी टॉपिक आएगा टॉपिक वाइज है बिल्कुल यहाँ पर, और ये एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। टॉपिक वाइज सारे कंप्लीट करवाए हैं, बशर्ते वो स्टैटिक में ना हो। मतलब देखो एक ही चीज़ को ना दो जगह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। या तो आप स्टैटिक में पढ़ लो जो चीज़ स्टैटिक की है, या फिर जो चीज़ करंट की है वो करंट में पढ़ लो। तो हमने क्या किया है ना, जो भी आपको स्टार टॉपिक दिख रहे हैं, स्टार उसके अंदर लगे हुए जितने भी स्टार है ना, स्टार उस टॉपिक में लगे हैं जो स्टैटिक वाले टॉपिक हैं, जो आपको पीटी से नहीं पढ़ने। क्योंकि यार पीटी से आप कितना पढ़ोगे, ये करंट अफेयर की बुकलेट है, इसके अंदर ना जो भी न्यू करंट डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, बस आपको वो जानने चाहिए। बाकी जो भी आपकी स्टैटिक है, चाहे आप कोई सा भी बुक फॉलो करो इको का। देखो इको में ना दो फेमस बुक चलती है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, या तो नितिन सिंघानिया की आप इस्तेमाल करते होगे, या तो बहुत लोग रमेश सिंह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन दोनों बुक में ना कंफ्यूजन में हो कि कौन सी बुक इस्तेमाल करनी चाहिए, तो यार आप ये देख सकते हो, एक वीडियो यहां पर मैं डाल दिया हूं, आप जाकर ये चेक कर लो एक बार। ये दोनों बुक के अंदर ना जो भी आपको पसंद हो वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन दोनों बुक बेस्ट बुक है स्टैटिक इको के लिए। उसके बाद आप करंट के लिए यहां से अपडेट कर लेना, ठीक है। और यार जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन नहीं किया है, एक बार आप ज्वाइन कर लो। उसके बाद हम वहां पर सारी अपडेट जो भी आपको मिलेगी ना, अभी तो सिर्फ मैं पीटी करवा रहा हूं। पीटी करवाने के बाद जो भी जीएस के रिवीजन होते हैं, शॉर्ट रिवीजन, बिल्कुल जैसे मैंने पूरा पीटी कवर करवा दिया आपका 1-2 घंटे में, वैसे ही आज इको में 2 घंटे में आपका पूरा कवर करा दूंगा। अब एक बात और आपको बतानी है कि आज की जो वीडियो है ना वो हो सकता है कंप्लीट ना हो पाए पूरा। कारण क्या है यार, 12 चैप्टर में है पूरा पीटी 365 जो है, और 114 पेज है टोटल। तो आप सोचो 114 पेज के लिए वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, मतलब 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी अप्रोक्स। और 2 घंटे की जो फॉर्मेट है ना वो एक्सपोर्ट में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया है, इको के लिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो को तोड़ दूंगा। पहला पार्ट तो ये आप जो देख रहे हो, और इसके 1 दिन बाद जस्ट इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो 1 घंटे के आसपास की वीडियो ये हो जाएगी, और 1 घंटे के आसपास की वीडियो अगली हो जाएगी। तो आप वहां से आप कर लेना। तो यार स्टार्ट करते हैं आप। अब देखो जो सबसे पहला टॉपिक है पीटी का, वो है ब्रीफ ग्लैंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब सबसे पहले ना आप एक चीज ध्यान रखना, अभी बजट आया नहीं है, बजट अभी आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे भी आने वाला है। तो उसके अंदर ना ये वाला आप डिटेल से आप देखोगे कि अभी हमारा क्या स्टेटस है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या साइज हो गया, मतलब कितना हमारा परचेजिंग पैरिटी बढ़ा है, कितना जीडीपी बढ़ा है, वो सब कुछ हम वहां पर कवर करेंगे। इसलिए मैंने इसमें स्टार लगाया, क्योंकि ये स्टैटिक का है। स्टैटिक का ये मतलब नहीं कि पूरा स्टैटिक है, ये है करंट ही, लेकिन अभी आने वाला है, हम इस साल वाला करेंगे जो भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा और जो अभी बजट आएगा। लेकिन 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहले तो इंडिया की ना जो इकोनॉमी की साइज है वो पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसमें इंडिया जो है वो 3रे नंबर पर है। और इन दोनों में ना आपको बस बाद में अपडेट करना है बहुत सारे डेटा इसके अंदर, जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर उसमें इकोनॉमिक सर्वे में आएगा और बजट में आएगा। तो आपका ये वाला टॉपिक पहला वाला जो है ना वो भी फ्यूचर के लिए है जो आने वाला है। अब चलते हैं पीटी के अंदर, जो आप दूसरा टॉपिक देख रहे होगे वो है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में ना देखो, ऐसे तो ये बैंकिंग में पूरा हम डिटेल से पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये स्टार भी लगाया है कि बैंक के चैप्टर में जो कोई भी इको की बुक पढ़ोगे आप, उसके अंदर डिटेल से ये वाला पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट बता देता हूं जो आप मिस कर सकते हो, और हो सकता है एग्जाम में ना आपका वही आए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर वही वाले पॉइंट आते हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं। देखो सबसे पहला,
मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? तो ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो मनी का फ्लो है ना मार्केट में, कि मनी कैसे फ्लो कर रही है, मनी को बढ़ाना है घटाना है, मतलब या तो महंगाई बढ़ गई या तो घट गई। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, उसको देखते हुए ना हम मनी को मैनेज करेंगे। तो कौन करेगा मैनेज? आरबीआई करती है। तो ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करती है। वो ऑप्शन में देता है। अब ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो ना आरबीआई को रिप्लेस कर देगा गवर्नमेंट से। और फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट करती है। फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्स, और मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो बैंक से रिलेटेड काम है वो सारे आरबीआई देखती है। अब ये जो पॉलिसी है ना, इसमें वो दो स्टेप उठाती है, ये ध्यान रखना। एक तो होता है एक्सपेंशनरी और एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। अब देखो ये दोनों होता क्या है, ये समझाता हूं मैं आपको, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, फिर इसका क्रक्स आप बिल्कुल निकाल लोगे, आप कुछ दिक्कत नहीं रहेगी आपको। देखो, एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? बढ़ना। अगर मान लो आरबीआई को ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में ना पैसा कम पड़ गया है, मतलब पैसा है ही नहीं लोगों के पास, लोग सामान खरीद ही नहीं पा रहे हैं, और जब सामान खरीद नहीं पाएंगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, डिफ्लेशन हो जाएगी, चीजें घट जाएंगी, मंदी जिसको आप कहते हो। तो एक बात बताओ, अगर आरबीआई को लगा कि यार मार्केट में पैसा घट गया है, तो मार्केट में पैसा क्या करेगी? वो बढ़ाना चाहेगी, वो चाहेगी कि लोगों के हाथ में पैसे आए, तो पैसा ना एक्सपेंड होगा। पैसा एक्सपेंड कर रही है, तो इस पॉलिसी को हम कहेंगे एक्सपेंशनरी। मतलब एक्सपेंशनरी वो पॉलिसी है जिसके अंदर आरबीआई मार्केट में पैसा भेजती है, सप्लाई करती है। और अगर मान लो लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, बहुत ज्यादा आ गया, वो इतना खर्च कर रहे हैं कि हर चीज महंगी हो गई। अब जब आरबीआई को लगे कि यार बहुत पैसे वाले हो गए लोग ना, तो उनसे पैसे लेना है इसको, कि भाई लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे तो महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। तो क्या करेगा वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाएगा जिसमें पैसे उनके हाथ से ना आरबीआई के पास आ जाए, और उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। मतलब एक्सपेंशनरी का मतलब पैसा भेज रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब पैसा ले रहा है, अब किसी ना किसी फॉर्मेट में लेगा। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ाएगा तो एक्सपेंशनरी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं रही होगी आपको। अब आप ध्यान रखना, आरबीआई में ये करता कौन है? आखिर ये सब जो काम कर रहे हैं एक्सपेंशनरी का, ये कॉन्ट्रैक्शनरी का, ये करता है एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब देखो ये कमिटी ना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के अंदर पीवाईक्यू में आ चुका है, आप देखना अगर आप बनाओगे तो सॉल्व किया होगा आपने। एमपीसी जो है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, ये 6 मेंबर की कमिटी होती है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 6 मेंबर है ना, उसमें 3 होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट के। देखना 50-50 होता है दोनों, एक 3 आरबीआई का और 3 गवर्नमेंट का। लेकिन जो आरबीआई है ना, उसमें से एक तो होता है आरबीआई का गवर्नर, और जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वही उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। मतलब मीटिंग को चेयरपर्सन कौन करेगा? जो आरबीआई के गवर्नर होंगे। तो वो 3 में से एक होंगे, और वो वोट नहीं करेंगे, वो वोट तब करेंगे जब इक्वल हो जाए। जैसे आपने स्पीकर का पढ़ा होगा ना पॉलिटी में, कि स्पीकर जो होता है, जो चेयरपर्सन होता है, वो कास्टिंग वोट करता है, कि जब वोट इक्वल हो जाए ना, 6 लोगों में मान लो इक्वलिटी पर आ जाए कि 2 लोग वोट किया है, तो 2 और 2 अगर बराबर हो जाए, तब उस टाइम पर ना आरबीआई का गवर्नर वोट करेगा, जिसको आप कहोगे कास्टिंग वोट। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ कंसल्ट करके, मतलब आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर हर 5 साल में ना एक टारगेट बनाते हैं। किस चीज का टारगेट? ये कहते हैं कि भाई हम इन्फ्लेशन को, महंगाई को ना इस लिमिट में रखेंगे, और वो लिमिट जो है ना, वो अभी कितनी डिसाइड है? 4% ±2 हो सकता है। मतलब 4% अभी डिसाइडेड है, लेकिन उसमें +2 आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। मतलब 6% तक हम इन्फ्लेशन को ले जा सकते हैं, और माइनस में 2% तक हम ले जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो 4% ±2 हो सकता है इन्फ्लेशन। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई कंसल्ट करके। कितने साल में एक बार होता है ये? 5 साल में। अभी का जो है ना वो 2026 तक है, इसलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक और बात, ये जो कमिटी है ना एमपीसी, वो मिलती कब है? तो देखना यहां मैंने लिखा है, ये 4 बार मिलती है टोटल। मतलब एक साल में ना मिनिमम इसको 4 बार मिलना ही होता है। और इसका कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब आप जानते होंगे पॉलिटी में, कोरम का मतलब होता है मीटिंग हेल्ड होने के लिए मिनिमम नंबर कितने चाहिए। मतलब 6 नंबर में, 6 लोग में कितने लोग आएंगे तो मीटिंग हो जाएगी। तो वो ध्यान रखना, उसके लिए भी 4 ही होते हैं। तो मिनिमम कोरम कितना है?
4 मेंबर का, और एक साल में कितनी बार मिलते हैं? 4 बार। तो वो ना यूपीएससी जो है ना वो स्टेटमेंट के अंदर इसको रॉन्ग कर देगा, वो कहेगा मॉनेटरी पॉलिसी एक साल में 3 बार मिलती है, आप फंस जाओगे वहीं पर। तो ये ध्यान रखना आप। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल रेपो रेट। अब आपने ये देखा जब आप बैंक पढ़ोगे ना स्टैटिक, तो आप उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। मैं आपको शॉर्ट में इन दोनों का ना फंक्शन बता दूं तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। देखो मान लो एक बैंक है और एक आरबीआई है। अब हुआ क्या ना कि भाई बैंक को चाहिए पैसा, और बैंक के पास पैसा नहीं है, तो बैंक कहां से पैसा लेगा? आरबीआई से। तो अगर आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया, तो एक बात बताओ, आरबीआई फ्री में बैंक को पैसा देगा? ऐसा तो है नहीं। आरबीआई क्या कहेगा? भाई मुझे इंटरेस्ट तो दे, मैं ब्याज लूंगा तुझसे। तो आरबीआई जो है ना वो बैंक से लेगा ब्याज, और उसी ब्याज को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो रेपो रेट क्या है? जो आरबीआई पैसा देता है बैंकों को, उस पैसे पर अपना एक ब्याज लेता है, और उस ब्याज को, इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अब ध्यान रखना, होता क्या है ना, मान लो आपको कोई पैसा दे और पैसा का ब्याज, इंटरेस्ट इतना ज्यादा होना कि आपको यार इतना ब्याज कौन लेगा, दोस्त से मांग लेता हूं उधार। होता है ना ऐसा कई बार। तो मान लो अगर बैंक वाला आरबीआई के पास जाए और आरबीआई ना रेपो रेट जो है, जो रेपो रेट मतलब जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो बहुत ज्यादा बता दे या उसको ज्यादा लगे बैंक वाले को, तो वो क्या कहेगा? यार कि मार्केट में तो इतने परसेंट में मिल रहा है, 5% में, तुम 10 में दे रहे हो, मैं तुमसे लूंगा ही नहीं पैसे। तो आरबीआई ना कई बार क्या करता है, रेपो रेट के अलावा एक और स्कीम निकालता है, और उस स्कीम में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम कर देता है। मतलब जितने पर वो रेपो रेट में दे रहा था ना कि 10% पर मान लो रेपो रेट में दिया, तो थोड़ा सा कम में दे देगा, 8 में दे देगा, 7 में दे देगा कि भाई एक काम कर, 7% ही इंटरेस्ट लगेगा, पैसे ले जा। तो मतलब वेरिएबल रेपो रेट का क्या मतलब है कि ऐसा रेपो रेट जो वेरी हो सकता है, जो बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये बदल कब रहा है? ये रेपो रेट से कम है। रेपो रेट का मतलब समझा दिया मैंने आपको, इंटरेस्ट रेट जो बैंक वाला देगा आरबीआई को, लेकिन ये वाला रेट जो है ना उससे कम रखा जाता है। ठीक है। अब एक इसका उल्टा टर्म आपने जाना होगा, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? मान लो बैंक के पास बहुत पैसा पड़ा है, या आपके पास बहुत पैसा पड़ा है, आप कह रहे हो भाई आरबीआई में जाकर रखना है। ये बैंक की ही बात हो रही है। बैंक वाला जो है अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में रखेगा। तो एक बात बताओ, अपना एक्स्ट्रा पैसा जब रखेगा तो कुछ पैसा तो वो देगा ना उसको वापस इंटरेस्ट में। तो जब कभी बैंक ना अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है, तो आरबीआई क्या करता है? बदले में ना बैंक वाले को कुछ इंटरेस्ट देता है, उसी को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज आप ध्यान रखना, जो वेरिएबल रेपो रेट है, जो रेपो रेट से थोड़ा सा कम है, वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ना थोड़ा ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहां देखो स्लैश बनाकर लिख दिया है, तो ये आपको अब कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रही होगी। अब एक बात बताओ, आरबीआई जो है ना वो बैंक से को कर्जा देता क्यों है, या बैंक से कर्जा लेता क्यों है, ये करता क्यों है? तो ध्यान रखना, आरबीआई सिंपल में क्या कर रहा है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना रहा है या कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर मार्केट में पैसा घट गया है, मतलब लोग खरीद ही नहीं रहे सामान, तो वो पैसा देगा। मतलब वो कहेगा भाई ब्याज कम है, आजा ले जा पैसा। और अगर मार्केट में पैसा बढ़ गया है तो वो पैसा ले लेगा, और लेगा कैसे? ट्रिपल आर से, जिसको आप कहते हो रिवर्स रेपो रेट। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये वाला है। अब देखो नाम से ही आप समझना सारी चीज, ये है रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम। अब आप ये बताओ, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी का मतलब होता है भाई हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम, मतलब भाई हमारे लिए ऐसा सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे सेक्टर को लोन दो जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को कह दिया जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम। ये बात समझ में आई? मतलब लोन ऐसे को देना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत महत्व रखता है। तो ये वाला देखो अब है क्या, सबसे पहले कुछ चेंज हुआ इसमें। क्या चेंज हुआ है? तो आप कुछ ओवरऑल डेटा याद रखना। क्या? पहला, 40% टोटल जो बैंक लोन देती है ना, उस लोन का 40% किसको देना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर ना जिस शहर में या जिस जगह पर ना क्रेडिट की अवेलेबिलिटी लो होगी, वहां पर 125%, और जिस शहर में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हाई होगी वहां पर 90%, ये, और अदर में 100%। ये वाली आप डेटा बस ध्यान रखना, पूछने के चांसेस के कम है, क्योंकि ये भी चेंज हुआ है। लेकिन आपको पूछेगा क्या एग्जाम में, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं। यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर जो है ना कौन कौन होता है,
कौन कौन से सेक्टर को हम प्रायोरिटी सेक्टर कहेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां जो मैंने टेबल बनाया ना, ये देखो एग्रीकल्चर, एमएसएमई जिसको आप जानते हो स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज जो है, एजुकेशन ये भी प्रायोरिटी है हमारी, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब अगर कोई एक्सपोर्ट के लिए ले रहा है, मतलब किसी को ना देश से बाहर भेजना है सामान, उसके लिए ले रहा है, वो भी प्रायोरिटी है हमारी, क्योंकि हर देश क्या चाहता है, उसकी एक्सपोर्ट बढ़े। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, जो आजकल नया नया एनर्जी है ना रिन्यूएबल, वो वाला है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको समाज का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो ये सारे लिस्ट जो है ना वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कवर होती है। कुछ और बातें देखो, सबसे पहले जो एमएसएमई का लोन है ना, एमएसएमई मतलब माइक्रो एंड स्मॉल वो मीडियम इंटरप्राइज जो होता है ना, तो उसके अंदर जितने भी लोन होंगे, जितने भी सारे बैंक में, वो सारे के सारे ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर क्वालिफाई होने चाहिए, तभी वो लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ना शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1972 में। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, मैंने बता दी। फिर कुछ कमिटी बनाई गई है अभी तक, और वो इसी के लिए बनाई गई थी। 2 कमिटी कौन कौन सी? एक आपको ध्यान रखना है गैडगिल कमिटी, और एक आपको ध्यान रखना है घोष कमिटी। तो गैडगिल कमिटी और घोष कमिटी किससे रिलेटेड था? तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड था या बैंकिंग टर्म से रिलेटेड था। आप ये ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत यहां तक? अब एक इसमें और है तो पॉइंट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। मान लो जैसे आपने ना इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कार्बन ट्रेडिंग, अगर आपने सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं आपको इन्वायरमेंट के पीटी में बताऊंगा। देखो पीएसएल सर्टिफिकेट होता क्या है? मान लो एक बैंक ने ना बहुत ज्यादा दे दिया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से प्लस में, मतलब उसने अपना जितना लिमिट था 40% का, उससे उसने एक्स्ट्रा ही दिया है पैसा, मतलब इंपॉर्टेंट वाले सेक्टर को पैसा एक्स्ट्रा दिया है। कुछ बैंक कम दिया है पैसा। तो एक बात बताओ, जो कम दिया है पैसा उसको क्या होगा? अब रिकवर करना पड़ेगा, तो वो ना किससे खरीदेगा वो सर्टिफिकेट? जिसने ज्यादा दिया है। तो ये ध्यान रखना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जो है ना वो ट्रेडेबल होता है, मतलब ट्रेड किया जा सकता है। कैसे ट्रेड होगा? जो ज्यादा दे रखा होगा वो कम वाले को देगा और वो उसको पैसा मिलेगा, मतलब उससे ना इंसेंटिवाइज भी होगा वो सरप्लस बैंक जो है। जो भी बैंक सरप्लस में दे रहा है ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, वो बैंक बेचेगा ये सर्टिफिकेट। किसको? जिसने कम दिया है उसको। यानी ये कार्बन ट्रेडिंग के जैसा ही हो गया कि भाई मैं तो अपने लेवल से एक्स्ट्रा हूं, तुम मुझसे कुछ खरीद ले। तो वही वाली बात है, कोई दिक्कत यहां पर? अब जरा देखो, जितने भी आपने मैंने सेक्टर बताए ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देना टोटल लोन में कितना परसेंट है? 40%। लेकिन उसमें से भी हर सब सेक्टर के अंदर एक परसेंटेज बांट दिया गया है कि एग्रीकल्चर में 18% देना है, एमएसएमई में 7.5% देना, मतलब 100% जो आप लोन दे रहे हो, मान लो 100 लोगों को लोन दे रहे हो तो लगभग 18 लोग होने चाहिए एग्रीकल्चर के, लगभग 7.5 लोग होने चाहिए एमएसएमई के। तो इस तरीके से बांट दिया गया है। और ये वाला जो कैटेगरी है ना, ये उस बैंक के लिए नहीं है जो फॉरेन बैंक है और जिसका 20 ब्रांच से कम है। ध्यान रखना, फॉरेन बैंक में जो 20 ब्रांच से कम है ना, उसके लिए ये कैटेगरी नहीं है, बाकी सबके लिए है। मतलब ऐसे बैंक जो कॉमर्शियल है, ऐसे बैंक जो फॉरेन बैंक है और 20 ब्रांच से ज्यादा है, और आरआरबी, ये सब, तो इन सभी के लिए वाली कैटेगरी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट। अब आपको मैं देखो सिंपल सी छोटी सी चीज बताता हूं, ये आखिर है क्या। तो देखो आपको ना इतना ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना पीटी पढ़ते वक्त, आपको बस कुछ का क्रक्स पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये जो ओवर राइट रेट है ना, तो ध्यान रखना 3 चीजें आएंगी, या तो आपको ओवर राइट रेट आएगा, या ओवर नाइट रेट लिखा होगा, या कई बार ऑफर्ड रेट लिखा होगा। नाम अलग अलग होंगे क्योंकि भाई यूपीएससी में तो कुछ भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, आउट राइट रेट, ओवर राइट रेट, या ओवर नाइट रेट, या ऑफर्ड रेट, ये अगर रहेंगे ना तो आपको समझ जाना ये है क्या, ये एक इंटरेस्ट रेट है। किस पे? अगर मान लो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है, ऐसा होता है तो है, कई बैंक अमीर होते हैं, कई बैंक थोड़े गरीब होते हैं। तो अगर मान लो एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा चाहिए, तो वो आपस में कैसे करेंगे? आपस में जो उनका इंटरेस्ट रेट होगा ना, उसी को कह दिया गया है आउटराइट रेट। और इंडिया वाले में क्या कहा गया है कि भाई अब हम ना, पहले होता था एक ग्लोबल में एक होता था लंदन का, ये जो लिबोर है ना ये लंदन का है, तो लंदन का इंटरेस्ट रेट हम फॉलो कर रहे थे ग्लोबल वाला। अब कहा गया है कि भाई हम उसका क्यों फॉलो करें, हम खुद अपना बना लेंगे, और हमारा जो है वो कौन सा है? मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट। ये है क्या?
मिबोर जो है वो है क्या, एक इंटरेस्ट रेट है जिसमें आपस में जो बैंक है ना वो क्या करता है, एक दूसरे से ट्रेड मतलब लोन लेता है या बोरो करता है। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करेगा, किस रेट पर, मिबोर रेट पर। मिबोर एक इंटरेस्ट रेट है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं रहेगी। दूसरी बात, जो ये वाला इंटरेस्ट रेट है ना, कैलकुलेट कब किया जाता है भाई, महीने में। यहां पर यूपीएससी खेलेगा आपसे, वो दे देगा मिबोर आर कैलकुलेटेड एनुअली या आफ्टर 6 मंथ या क्वार्टरली। लेकिन ध्यान रखना, मिबोर जो है ना वो डेली के डेली कैलकुलेट होता है, मतलब हर दिन निकलता है वो, तो हर दिन वो कैलकुलेट किया जाता है। कौन करता है कैलकुलेट, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, FBIL एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नहीं है। आरबीआई रेगुलेट तो करती है, लेकिन कौन सी कंपनी है वो, प्राइवेट कंपनी है, और वही इसको कंप्यूट करती है डेली की डेली। कोई दिक्कत। अब एक और चीज, जो भी ना ये वाला ट्रेड मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह हो रहा है, ये जो कंप्यूट कर रही है ना, जो ये निकाल रही है कितना % होना चाहिए, तो एक बात इंटरेस्ट रेट, तो ये बताओ ये कैसे निकालेगी, कुछ तो डेटा लाएगी कहीं से, तो ये डेटा लाती कहां से है, तो ये डेटा है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, जिसको आप कहते हो NDL कॉल। उसके पहले घंटे में, ये ध्यान रखना, NDS कॉल जो है ना, उसके पहले घंटे में जितना भी ट्रेड होता है उन सभी के डेटा को इकट्ठा करके ये बनाया जाता है। आपको बस छोटी सी बात, आपको पूरा क्रक्स पता होना चाहिए, मिबोर क्या है, लिबोर क्या है, एक इंटरेस्ट रेट है। सारे बैंक जो है वो आपस में जो इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं ना, जो आपस में लेन देन करते हैं, बोरो करते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट है। डेली कैलकुलेट होता है, महीने वगैरह में नहीं होता है, डेली होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। अब देखो ये क्या है, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखना, आरबीआई ना जितना वो मतलब उसका जितना एक्सपेंडिचर होता है, मतलब आरबीआई जितना खर्चा करती है ना, उससे वो मतलब 7 गुना ज्यादा कमाती है। और कमाती कैसे आरबीआई, इंटरेस्ट से। मान लो बैंकों का पैसा वो रखी, बैंक को पैसा दे रखी है लोन में, तो उसको इंटरेस्ट आएगा। मान लो किसी स्टेट को दे रखी है लोन में, उसको इंटरेस्ट आएगा। तो आरबीआई जो है ना वो कमाई कर रही है इंटरेस्ट से, ब्याज से। और ब्याज से कमाई करने के बाद खर्चा ही क्या है उसका, मतलब कुछ स्टाफ चाहिए, कुछ लोग चाहिए, एक बिल्डिंग उसको संभालना है, तो भाई मतलब कमाई जो है ना वो बहुत तगड़ी होती है आरबीआई की। अब नियम क्या है ना, आरबीआई एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, एक्ट कब का है, 1934 का। उस एक्ट में लिखा है अगर आरबीआई की कमाई ज्यादा होगी, मतलब आरबीआई अगर सरप्लस जनरेट करेगा ना, तो उसको किसको दे देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है। और ये कहां लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 में। क्या करेगा, यूपीएससी आपका एक्ट चेंज कर देगा कि भाई आरबीआई जो है वो अपना सरप्लस ट्रांसफर करेगी, ये लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। ये मतलब कुछ एक्ट में वो चेंज कर देगा, कुछ और कर देगा, ऐसा देगा कि आपको लगे यार बिल्कुल सही है। तो ऐसा कई बार वो करता है, एक्ट ही चेंज करता है वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो है वो है वेज एंड मीन एडवांसेस। अब देखो आपको मैं सिंपल में समझा दूं ये वाला है क्या, क्योंकि भाई मैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो वेज एंड मीन एडवांस ने एक्चुअली मान लो कभी ऐसा होता है कि स्टेट जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, तो ऐसा भी तो होता है कि जब ये बजट पेश कर रही होगी या बजट बना रही होगी तो कुछ मिसमैच हो जाए इसके बजट में, कुछ इसके बैलेंस शीट में मिसमैच हो जाए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुछ ना कुछ मिसमैच हो जाए, खर्चा वगैरह सब दिक्कत आ जाए। तो होता क्या है ना, जब भी कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन गवर्नमेंट में कोई मिसमैच होता है ना तुरंत का बैलेंस शीट में, उनके बजट वगैरह में, तो उनको चाहिए होता है पैसा कि यार वो मिसमैच को ठीक कर सके, कि ऐसा ना हो कि भाई पैसा मेरे पास खर्चा तो ज्यादा हो रहा है और आ कम रहा है, तो अब पैसा कहां से चाहिए, तो पैसा चाहिए आरबीआई से। और उसी पैसा को कहते हैं बेज एंड मींस एडवांस। यानी कि यह है क्या, तो आरबीआई जो है वो लोन देता है किसको, स्टेट को और यूनियन को। किस लिए देता है लोन, तो उनके बैलेंस शीट को मिसमैच से बचाने के लिए, और उसी लोन को कहा जाता है बेज एंड मींस एडवांस। समझ आ गई होगी। कहां लिखा है ये, आरबीआई के एक्ट में लिखा है 1934 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल WMA मतलब वेज एंड मीन एडवांस, और एक होता है स्पेशल WMA। अब ये दोनों में अंतर क्या है, देखो जो नॉर्मल होता है ना, अब ये बताओ नॉर्मल में ना, जैसे अगर मान लो स्टेट को या यूनियन को पहली बार चाहिए पैसा, कि भाई पहली बार कोई मिसमैच हुआ, अब पहली बार चाहिए, तो पहली बार ना उसको थोड़ा सा ज्यादा रेट पर देगा, मतलब पैसा देगा आरबीआई लेकिन थोड़ा ज्यादा रेट देगा उसको, मतलब इंटरेस्ट ले लेगा, और उसी को कहते हैं नॉर्मल। लेकिन अगली बार अगर उसका मिसमैच हुआ ना, उसी में वो खर्च हो गया, वो कवर नहीं कर पाया, तो अगली बार जब मिसमैच हो गया ना उसी में, तो वो क्या करेगा, एक अलग नाम से देगा उसको, जिसको आप कहते हो स्पेशल
बेज एंड मीन्स एडवांस। और जो बाद वाला होता है ना, स्पेशल वाला, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? कम। शुरुआत वाले का ज्यादा। जैसे आप ये बताओ, आप कहीं पर गए, कहीं दुकान में गए आप, और दुकान वाले से बोले भैया सामान दे दो, 20 रुपए का है, वो उसने आपको 20 रुपए का सामान दिया। अब आपके रेगुलर कस्टमर बन गए, अगली बार भी गए, तो क्या पता हो सकता है अगली बार जब आप जाओ ना, तो वो 20 ना ले आपसे, वो 19 रुपए में ही दे दे। मतलब पहले वो ज्यादा लेगा, बाद में वो कम लेगा। तो वही कर रहा है आरबीआई, शुरुआत में वो ज्यादा ले रहा है, बाद में वो कम ले रहा है पैसे इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है। अब कुछ स्टेट क्या करती है, कुछ और एक और बात, जो आरबीआई लोन दे रहा है, क्या वो ऐसे फ्री में लोन दे रहा है? कुछ तो रखवाएगा गिरवी। हमारी गिरवी रखवा लेती भाई घर वगैरह की, तो क्या इसकी नहीं रखवाएगा? तो स्टेट क्या करता है ना, कुछ अपना कोलेटरल गिरवी रखता है, किसके पास में? आरबीआई के पास में। अब ध्यान रखना आप, जो आरबीआई के पास में गिरवी रख रहा है ना, वो उसके कुछ फंड के नाम होते हैं, और वो एक्चुअली में क्या है? स्टेट का एक रिजर्व फंड है जो वो आरबीआई के पास रख रहा है। मतलब स्टेट रख रहा है गिरवी के रूप में आरबीआई के पास। गिरवी का नाम क्या है? कोलेटरल का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, नाम है इसका CSF, जिसको आप कहते हो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक है GRF, जिसको आप कहते हो ग्रॉस रिडिम्पशन फंड। तो ध्यान रखना, ये दोनों फंड क्या है? एक तरीके का ये दोनों कोलेटरल है, सिक्योरिटी है, जो स्टेट रखता है आरबीआई के पास में। अब यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अगर रही, थोड़ी बहुत भी मिसमैच हो गया, आप वापस से जाना, देख ले एक बार दोबारा वीडियो में, कोई दिक्कत अब नहीं रही होगी आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला जो टॉपिक है वो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। देखो सिंपल सा टॉपिक है, आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। रेशियो मतलब क्या होता है? कुछ अपॉन में होगा। तो देखो, क्रेडिट ऊपर है, डिपॉजिट नीचे है। अब एक बात बताओ, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होना क्या चाहिए? पहले बस ये इतना समझो। आप क्या चाहते हो बैंक के पास? कि आप बैंक के पास पैसे लेने जाओ और बैंक वाला कहे भाई नहीं जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो सारे पैसे लोन में दे चुका हूं। तो ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मान लो आप बैंक गए पैसे लेने के लिए, भाई मैंने जमा कर रखे मान लो 50 लाख रुपए, और आप कह रहे हो बैंक वाले से भाई मेरे आज 20 लाख रुपए मुझे चाहिए, और बैंक वाला कह दे कि भाई साहब मैंने तो आपके पैसे लोन में दे दिए बाकियों को, अभी तो मेरे पास पड़ा ही नहीं है। तो बताओ आप क्या करोगे? उठाकर कंप्यूटर फेंक दोगे ना उसका? तो बिल्कुल एक बात बताओ, आरबीआई क्या कह रहा है कि भाई देखो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है ना, वो होना चाहिए लो। अब क्यों लो? यानी कि बैंक को ना क्रेडिट कम देना चाहिए और डिपॉजिट ज्यादा करना चाहिए, तभी तो लो हो सकता है ना। तो यानी कि डिजायरेबल क्या होता है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो क्या हो? लो हो। लो कैसे होगा? तो ऊपर वाला नंबर अगर कम है तो आप डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक कम आ जाएगा, या फिर नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है, नॉर्मल मैथ समझो, ऊपर वाला नंबर कम तो आप डिवाइड करोगे तो नॉर्मली कम ही आएगा, या फिर नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो भी आप डिवाइड करोगे तो नॉर्मली क्या आएगा? कम आएगा। यानी इस रेशियो को कम आने के लिए क्या होना चाहिए? क्रेडिट कम देना चाहिए बैंक को, आपके पैसे संभाल कर रखना चाहिए, और उसको डिपॉजिट ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आपको पैसे वो देगा। तो ये वाला होना चाहिए। ये आपको समझ आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक है। अब देखो अगला जो है एक इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स में ज्यादा आप दिक्कत मत लेना। इंडेक्स में यूपीएससी अभी तक दो ही चीज पूछता है, ज्यादातर तो यही पूछता है इंडेक्स कौन जारी करता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो जारी करता है कौन? आरबीआई। कब जारी करता है? एक साल में एक बार या एक साल में 2 बार, यही फंसाता है वो आपको। वो कह देगा भाई बाइनअली है या एनुअली है, तो वो ध्यान रखना एनुअली जारी करता है, एक ही बार जारी करता है। और इसके अंदर जो 100% मार्क्स है ना, वो 3 बेसिस पर दिए जाते हैं। एक है एसएस, एक है यूजेज और एक है क्वालिटी। तो एसएस को नंबर दिए जाते हैं 35% कि आपके पास मतलब कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मतलब कितना आप फाइनेंशियल के आप एसेस कर पा रहे हो, आपके पास है वो, आप वही मतलब फैसिलिटी ले पा रहे हो। और एक है यूजेज, आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे बार बार, तो वो 40% उसका वेटेज है। और एक है क्वालिटी, कि आपके पास जो बैंक की फैसिलिटी है वो क्वालिटी में है कि नहीं है, तो क्वालिटी का नंबर कितना है? 20%। तो ये आपको तीनों बस पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। थोड़ा यार मैं थक गया हूं, कोई नहीं मैं पानी वानी पी लूं, तब तक आप देखो। तो अगला जो है ना वो है आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। अब आपको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं ये, क्योंकि भाई कई बार ना इको की लैंग्वेज हो जाती है और कई बार मतलब समझ नहीं आती है इको वाली लैंग्वेज जो है। तो ये जो ओम्बड्समैन है ना, ये है क्या? तो ये समझो एक तरीके से इंसान है, एक ऑफिसर है। ऑफिसर किस लिए? तो अगर मान लो आप कोई कंप्लेन करते हो बैंक में और बैंक वाला कंप्लेन ना सुने, जैसे आप
जानते हो ना, पॉलिटी में आपको मैंने बताया भी था और आपने भी पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। आप आरटीआई डालोगे तो एक कमिश्नर होगा ना इंफॉर्मेशन का, बिल्कुल उसी तरीके से आप बैंक पे कंप्लेन करोगे तो आपके कंप्लेन को देखने के लिए एक ऑफिसर बैठा होगा और उस ऑफिसर को हम कहेंगे कौन सा, ओम्बड्समैन कहेंगे इसको। ओम्बड्समैन क्या होता है, एक ऑफिसर है जो आरबीआई बैठाता है, किस लिए, बैंकों के कंप्लेन को देखने के लिए, जिसको आप बिल्कुल इको के लैंग्वेज में क्या कहोगे, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए देखता है ओम्बड्समैन जो है। अब एक चीज देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, 3 ऐसे एक्ट हैं जिसके द्वारा ये बनाया गया है, मतलब 3 एक्ट से ये एक तरीके से रेगुलेट होता है। ये तीनों, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो है आरबीआई एक्ट, एक है ये मैंने 38 लिख दिया, 34 में आया ये, और एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और एक है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो ये 3 एक्ट से रेगुलेट हो रहा है। अब मान लो जो ऑफिसर आया है वो आरबीआई कितने साल के लिए अपॉइंट करेगा, तो मैक्सिमम कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल लगातार वो उसका टर्म है। और किस लिए होता है, तो कंप्लेन करने के लिए होता है। मतलब मान लो आपको अगर लगता है भाई आप कंप्लेन करते हो तो आपका कंप्लेन जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है यहां तक। अब देखो कुछ और बातें इसके अंदर, जैसे मान लो जो अगला जो है ना, आरबीआई की बात आ रहा हूं, जैसे कोई भी फ्रेमवर्क आता है या कुछ भी ऐसा आता हो ना, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है ना, फ्रेमवर्क हो या कोई फंड हो, बस उनके ना नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई वो है क्या, मतलब वो फंड और उसका मेन काम, इतना ही ज्यादातर पूछता है। फंड से तो बहुत पूछता है, और मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सा सबको अटपटा लगे और ये वाला इस बार एग्जाम में आ सकता है। क्या है ये, जिसको आप कहते हो ओमनीबस फ्रेमवर्क। अब देखो यह है क्या ओमनीबस फ्रेमवर्क, तो ये फ्रेमवर्क निकालता कौन है, आरबीआई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर यह है क्या, तो देखो मैं सिंपल वे में आपको समझा दूं। मान लो कोई ऐसी एंटिटी है जिसको अभी तक आरबीआई ना रेगुलेट कर रहा था, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब मैं रेगुलेट नहीं करूंगा, अब तुम खुद ही रेगुलेट हो जाओ, जिसको आप कहोगे सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। मतलब आरबीआई जो है ना, वो जिसको पहले रेगुलेट कर रहा था उसको ये रिकॉग्नाइज कर रहा है सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको एसआरओ भी कहोगे आप। तो पहले रेगुलेट कर रहा था आरबीआई, अब कहेगा मैं नहीं कर रहा तो खुद कर ले, तो वो हो गया सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, और उसी फ्रेमवर्क को कहा गया है ओमनीबस फ्रेमवर्क। ये आपको बस फ्रेमवर्क ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगला, यूनिवर्सल बैंक। बिल्कुल नाम से क्लियर है, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ करे भाई, जो मतलब वो बस सिर्फ बैंक का काम ना करे, बाकी फलाना ढिमकाना जितने भी काम है वो सारा काम करे, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल। मेन मतलब यहां मैंने देखो लिख दिया है, जो वाइड रेंज ऑफ वर्क करे, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं ना उनसे ज्यादा करे कुछ। अब क्या चेंज हुआ इसके अंदर वो आपको देखना है। अभी तक ना जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, मतलब जो एसएफबी होते हैं, वो ना यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब वो भी सारा काम कर सकते हैं। अभी तक वो बहुत थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, बैंकिंग में पढ़ोगे तो वो बहुत थोड़ा काम करते हैं, लेकिन अब वो यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है, 3-4 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट हो सकता है आपके स्टेटमेंट में दिख जाए। और क्यों चांस मैं कह रहा हूं अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, आखिर मुझे क्यों लग रहा है ये दिखेगा। यूपीएससी ना आज तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो 0 एक्स्ट्रा लगा दिया है या 1 0 कम कर दिया है। ध्यान रखना, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए कितने करोड़ रुपए चाहिए, 1000 करोड़ रुपए चाहिए। ये बात तो वो यूपीएससी क्या करेगा, वो 100 करोड़ दे देगा, वो 10,000 करोड़ दे देगा, मतलब 1 0 या तो एक्स्ट्रा लगा देगा, 1 0 कम कर देगा, तो यहां पर वो खेलेगा। दूसरी बात, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है, वो शेड्यूल बैंक होना चाहिए और वो स्टॉक में लिस्टेड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब एक टर्म है जिसको आप कहते हो वन टैप लाइसेंसिंग। ये छोटा सा टर्म है, आप देख लो क्या है वन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या है ना। देखो पहले ना आरबीआई साल में जैसे फॉर्म निकलते हैं ना यूपीएससी के, कि भाई साल में एक बार फॉर्म निकला, आप एक ही बार भरोगे। लेकिन मान लो आपका मन है कि भाई मैं तो आज रेडी हूं, मैं आज ही आईएएस बनना चाहता हूं, तो भाई क्या यूपीएससी आपको बुलाएगा। तो आरबीआई ने क्या किया है, पहले आरबीआई क्या करता था कि भाई एक तरीके से फॉर्म निकालता था, समझो कि भाई जिसको भी ये वाला बैंक बनना है वो अब आ जाओ, अब अपना फॉर्म जमा कर दो। लेकिन अब क्या है, जिसको भी इस बैंक का लाइसेंस चाहिए
वो कभी भी अप्लाई कर सकता है पूरे साल में, और उसी को कहते हैं वन टैप लाइसेंसिंग। एक बार टैप करो, मतलब आपके समझ लो आपके सामने बटन है, अभी मेरे को चाहिए भाई बैंक की लाइसेंस, अभी मैं टैप करूंगा अभी मिलेगा, तो वही वाली बात यहां समझ सकते हो आप। तो वन टैप लाइसेंसिंग क्या है? तुरंत का तुरंत, मतलब आपको जब आपको मर्जी पूरे साल अपना लाइसेंस ले सकते हो आरबीआई से। ठीक है, अब मैंने देखो स्टार लगाया है, क्या मतलब इसका भी मैंने बता दिया था आपको। आपको स्टैटिक करना है, कौन सा? आपको ये पढ़ना है स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टैटिक से। ये बैंक के चैप्टर में मिलेगा आपको, अलग अलग बैंक, कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और रूरल आरआरबी होता है, नाबार्ड होता है, ठीक है, एनबीएफसी होता है, तो वो सारे बैंक आपको स्टैटिक से कवर करने, वो उसी बुक में अच्छे मिलेंगे आपको। अब क्या देखो, अगला जो है वो है यूसीबी। क्या होता है ये? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन आपको करना तो स्टैटिक से है, तो भाई हमने यहां क्यों लिखा है? तो देखो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो करंट में है। क्या है वो? और मैंने बोला ना फंड इंपॉर्टेंट है। फंड कौन सा है? डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। अब देखो ये है क्या फंड, मतलब जो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है ना, ये है क्या, ये अच्छा ये बुरा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो सबसे पहले तो आरबीआई ने कहा है भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अब ये वाला फंड नहीं रख सकता है। मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ना, पता है क्या कर रहा था? कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मतलब सबको उसको शेयर बांटना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। कोऑपरेटिव है ना, सबके शेयर से बना हुआ है। मान लो आगे जाकर बैंक लॉस में चला गया, अब बताओ कैसे बांटोगे आप प्रॉफिट? तो पता है क्या करता था ये क्या करता है, पहले ही कुछ पैसा अलग से रख लेता है, मतलब उस प्रॉफिट में से अलग से पैसा रखा हुआ है रिजर्व में, और उस पैसे को उसने नाम दे दिया डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। और वो फंड जो है वो तब इस्तेमाल करेगा जब फ्यूचर के अंदर ना उसको लॉस हो जाए, मतलब जब वो फ्यूचर में लॉस में चले जाएगा ना, या कम पैसा हो जाएगा, तब वो लोगों को डिविडेंड बांटेगा इस पैसे से। तो आरबीआई ने कहा भाई नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, इसको इलीगल घोषित एक तरीके से, मतलब ये खराब घोषित कर दिया है आरबीआई ने। और करंट रूल क्या है? इस प्रैक्टिस को हमें स्टॉप करना है, यानी ये वाला खत्म होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो अगला है वो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देखो ये है क्या? सबसे पहले नाम से ही आपको क्या क्लियर लग रहा होगा, प्रॉम्प्ट मतलब कुछ कहा है, किससे? करेक्टिव एक्शन, मतलब कुछ ना एक्शन ले रहा है कुछ करेक्ट करने के लिए। किसको करेक्ट करने के लिए? मतलब ना ये सुधारना चाह रहा है, जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बिगड़ गया है ना, मतलब ये जो सुन नहीं रहा, एक्चुअली में सुन क्यों नहीं रहा भाई? अपनी मनमर्जी चला रहा है, रिस्क ले रहा है बहुत ज्यादा, रूल को नहीं मान रहा, रूल ब्रीच कर दे रहा है, रूल है भी नहीं तो भी वो बना दे रहा है रूल। तो सोचो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारे ऐसे रूल तोड़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना आरबीआई ने एक एक्शन निकाला है, मतलब एक नाम निकाला है, एक गाइडलाइन निकाला है, उसी को बोला है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या है इसके अंदर? अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उसकी बात नहीं मानता है तो उसको इसके अंदर डाल दिया जाएगा, फिर सारा उसका जिम्मा कौन लेगा? आरबीआई। मान लो आप कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अच्छा है, कोई चाहता है यार मैं एक बार गलती कर दिया, अब मैं गलती नहीं करूंगा, यार मुझे निकाल तो दो इससे, पीसीए से, मैं आरबीआई के कंट्रोल में क्यों आऊं, मैं खुद कंट्रोल करूंगा। तो क्या ऑप्शन है एग्जिट का? बिल्कुल एग्जिट हो सकता है। कब? अगर वो 4 सक्सेसिव क्वार्टर में अगर वो ठीक रहा, मतलब कोई ब्रीच नहीं किया रूल का, बिल्कुल रिस्क बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब रिस्क वगैरह नहीं रहा डूबने का उसका, तो 4 सक्सेसिव क्वार्टर के बाद वो ज्वाइन हो सकता है। यूपीएससी खेलेगा वो यूपीएससी कहेगा भाई 2 सक्सेसिव क्वार्टर के बाद ज्वाइन हो जाएगा, 3 के बाद हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना आपको कितने के बाद हो जाएगा? वो 4 के बाद। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब जो नेक्स्ट है वो है 50 ईयर ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। देखो 50 साल पूरे हो गए 1974 से। ये है क्या? माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। सिंपल सी बात है भाई, माइक्रो मतलब कम, फाइनेंस आप जानते हो लोन वोन देना। किसको लोन दे रहे हैं हम? कम लोन दे रहे हैं गरीबों को। जो गरीब लोग हैं ना, जो वंचित रह गए हैं, मतलब जिनको मिला नहीं है फॉर्मल लोन, जिनको नहीं मिल पाया ना, हम उनको लोन दे रहे हैं, उसी को हम कह दिया माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। भारत में पहला कब खोला गया था ये? इसको कहते थे सेवा बैंक। सेवा बैंक आपका देखो फुल फॉर्म क्या होगा इसका? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो सेवा बैंक जो है ना वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। कब खोला गया था? 1974 में। ठीक है, यहां तक। अब ये फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करती है किसको? गरीबों को। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज स्टैटिक में आप पढ़ोगे। बिल्कुल वैसे ही एनबीएफसी जो है ना, वो भी स्टैटिक में बैंक में आप पढ़ोगे, जो मैंने भी बताया। लेकिन कुछ बातें मैं आपको यहां बता दूं, एग्जैक्ट देखना, वही आपके टेस्ट में या यूपीएससी के स्टेटमेंट में आपको दिखेगी। क्या? सबसे पहले एनबीएफसी है क्या? एक कंपनी है, मतलब बैंकिंग के लिए कंपनी है नाम से, लेकिन उसके पास कुछ बैंक के भी काम आते हैं। लेकिन 2 चीज वो नहीं कर सकती।
वो डिमांड डिपॉजिट जो है ना वो नहीं ले सकती। मतलब डिमांड डिपॉजिट क्या है, जो आप पैसे जमा करते हो बैंक में, तो वो नहीं ले सकती। फिर वो ना तो चेक इश्यू कर सकती है, तो देखो चेक का काम और डिमांड डिपॉजिट का काम ये दोनों नहीं कर सकती, और यही स्टेटमेंट में देता है यूपीएससी। ठीक है, अब क्या है, एनबीएफसी ना एक स्टार्ट हुआ है P2P लेंडिंग। अब मेन देखो ये आ सकता है, ये P2P क्या है, आखिर जो P2P लेंडिंग है ये है क्या। तो बस आपको ना इतनी सी ध्यान रखनी है बात। पहले क्या होता था, जब भी कोई लेंड करता है, मतलब कोई पैसा देता है, तो ना उस पैसे देने में मान लो कोई बैंक है ना, वो बैंक उसके बीच में बिचौलिया होता था, एक तरीके से इंटरमीडिएटरी। लेकिन अब क्या हुआ है, आप किसी प्लेटफॉर्म से पैसे लोन ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, कोई पैसे दे रहा है, कोई लेंड कर रहा है, कोई बोरो कर रहा है, लेकिन अब विदाउट अ बैंक पार्टिसिपेशन, मतलब कोई बैंक नहीं है उसके अंदर बिचौलिया। अब सिंपल आप प्लेटफॉर्म से बैंक, मतलब कोई इंडिविजुअल पैसा ले रहा है या पैसा दे रहा है, वो उसी को कह दिया गया है P2P लेंडिंग। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब एनपीए पूरा का पूरा स्टैटिक टॉपिक है, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ऐसे एसेट जो बैंक के ना बेस्ट हो गए, बेकार हो गए, कितने दिन के लिए, मतलब मान लो आपने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेने के बाद आप भाग गए, मतलब पैसे नहीं दिए। कितने दिन तक पैसे नहीं दिए बैंक को, 90 दिन तक। तो जब भी कभी ना 90 दिन तक लोन ओवर ड्यू हो जाता है ना, उसको कह दिया जाता है एनपीए। ये ध्यान रखना। तो 90 दिन तक अगर बैंक को पैसा ना आए तो वो एनपीए में बदल जाता है। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड एक टर्म है को लेंडिंग। अब को लेंडिंग क्या है, देखो को मतलब क्या होता है, साथ, है ना, कोऑपरेटिव मतलब साथ होता है। तो को मतलब साथ में लेंड करेंगे, मतलब पैसा देंगे, यानी कि ना हम पैसा दे रहे हैं लोगों को साथ मिलकर। तो बैंक कई बार पता क्या करता है, मान लो किसी के पास पैसा कम है तो वो दूसरे से मिल जाएगा, और जब आप दूसरे से मिल गए तो आपके पास पैसा देने की कैपेबिलिटी बढ़ गई, अब आप पैसा ज़्यादा दे सकते हो। तो ये वाले स्कीम करने लगते हैं कई लोग, लेकिन ना इसको अलाउड नहीं किया, खत्म कर दिया आरबीआई ने। बोला भाई कोई भी बैंक और कोई भी एनबीएफसी ये दोनों के दोनों मिल नहीं सकते हैं भाई, अलाउ नहीं है पैसा देने के लिए। ऐसा ना हो कि भाई एक बैंक जो है वो एक एनबीएफसी से मिल जाए और दोनों का पैसा जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो कहे भाई अब हम लोन देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कब हो सकता है, बस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है ना उसके अंदर ये 20% लैंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड कर सकते हैं। और जो 20% रिस्क है ना, मतलब देखो रिस्क बांट रहा है, जो दो बैंक मिले, एक तो बैंक है और एक एनबीएफसी है, तो बैंक के पास ज्यादा रिस्क होना चाहिए, एनबीएफसी के पास होना चाहिए। तो आप खुद कहोगे बैंक के पास होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। 20% रिस्क जो है वो होगा एनबीएफसी का, और 80% जो रिस्क होगा पैसा देने पर अगर डूब गया तो वो होगा बैंक का। ठीक है, मतलब दोनों ने साथ मिलकर दिया, और उसी को हम कहते हैं को लेंडिंग। थोड़ी वीडियो की टाइमिंग ज़्यादा हो गई है, कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। देखो 3 बज गए हम सुबह के यार। अब अगला जो टॉपिक है वो है बिलफुल डिफॉल्टर। आपको देखो 2 टर्म आपको ध्यान रखना है, एक है बिलफुल डिफॉल्टर और एक है लार्ज डिफॉल्टर। देखो बिलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, अगर आप ना 25 लाख से ज़्यादा पैसा उड़ा लिए बैंक का, मतलब आप नहीं दिए 25 लाख या उससे ज़्यादा का पैसा अपना चुकाए नहीं बैंक को, तो आप हो गए बिलफुल डिफॉल्टर। और आप लार्ज डिफॉल्टर हो अगर आप 1 करोड़ और उससे ज़्यादा का पैसा दे दिया, या और वेरी लार्ज हो अगर आप मेहुल चौकसी हो और नीरव मोदी हो। तो देखो लार्ज डिफॉल्टर क्या होगा, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसा आपने नहीं चुकाया। बिलफुल डिफॉल्टर 25 लाख और उससे ऊपर आपने नहीं चुकाया। तो ये 2 बस टर्म आपको ध्यान रखना है। अब ना जितने भी आपको टॉपिक आएंगे, अब बैंकिंग धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अब ना हम टर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब क्योंकि ना जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना उसके अंदर जो सिक्योरिटी वाला है, सेवी बेबी वाला है ना, उसमें ना टर्म्स ज़्यादा पूछता है यूपीएससी। आपको टर्म दे देगा, कहेगा इसका क्या मतलब है, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको टर्म्स पता होना चाहिए। जहां पर डिटेल चाहिए वहां मैं आपको डिटेल ही बताऊंगा, जैसे आपको अभी तक मैं बता रहा हूं। तो देखो एक है ऐसे ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब ये पूरा का पूरा स्टैटिक में है, आप बिल्कुल आप पढ़ो स्टैटिक वाले बुक से, नितिन सिंघानिया की पकड़ो या रमेश सिंह की पकड़ो बुक, उस बुक से ये वाला पढ़ लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, स्टैटिक का है, एक ही जगह पढ़ना चाहिए, 2 जगह नहीं पढ़ना चाहिए। अब है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको आप कहते हो ARC। अब देखो ये है क्या, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना, ये है क्या, ऐसे समझ लो। तो देखो ऐसे आपको मैं सिंपली समझा दूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। मान लो एक बैंक है SBI, बैंक का ना NPA हो गया, मतलब बहुत सारा पैसा डूब गया बेचारे का। अब ये बताओ जो पैसा डूबा है,
वो बैलेंस शीट में दिखाए कैसे, वो कैसे दिखाए भाई, मेरे पास ये पैसा आया नहीं। अब क्या करेगा ना, मान लो आप मेरे पैसा लेके भाग गए, मतलब मैं SBI हूं और आप मेरा पैसा लेके भाग गए, मेरे को पैसा नहीं दिए और मैं आपसे पैसा छीन के नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूंगा, 2-4 बाउंसर लाऊंगा, मैं उनको कहूंगा भाई देख तू उससे पैसे निकाल दे और बदले में तू 5% ले लियो अपना, या फिर मैं जो है तेरे को हक देता हूं, तू मुझे पैसे दे दे, मतलब उसने मेरा 2 करोड़ लेके भागा है, तू मुझे 1.5 करोड़ दे दे और बाकी तू 2 करोड़ उससे वसूल ले पूरा का पूरा, मैं तुझे कागज देता हूं। तो यही कंपनी जो है ना वो करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या करती है, ये बैंक के NPA को खरीदती है, मतलब जो बैंक NPA में डूब गया है ना उसके NPA को खरीदती है और अपने तरीके से वसूलती है, तो अपना फायदा करती है। और कौन से एक्ट में दिया हुआ, ये सरफासी एक्ट इसका नाम है, ये आप नाम ध्यान रखोगे, आपने पढ़ा भी होगा सरफासी एक्ट, ठीक है। अब जो है वो है GST एंड GST काउंसिल, प्योर स्टैटिक टॉपिक है, आपने इसको पॉलिटी में भी पढ़ा है, आपने इसको इको में भी देखा है, तो दोनों जगह लक्ष्मीकांत के अंदर भी है और यहां पर भी है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। इको में भी आप पढ़ लेना एक बार GST स्टैटिक से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, ये सारे जो है ना टर्म्स वाले जनरली ज्यादा आएंगे। देखो कौन सा है, पहला है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, IDS कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक इंपोर्ट ड्यूटी है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी आप समझते हो, इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लग रही है, जो पैसा लग रहा है, टैक्स लग रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये ऐसा इंपोर्ट ड्यूटी है जिसके अंदर इनपुट गुड पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है ना वो ज्यादा लग रहा है फिनिश से, मतलब जो आप ऐसा मंगा रहे हो जो फिनिश्ड है, पूरी तरीके से बना बनाया है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लग रहा है। लेकिन आप उसका इनपुट मंगा रहे हो, उसका कोई रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, उस पर ज्यादा लग रहा है, उसी को कह दिया जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये टर्म्स आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब यह है क्या, देखो लॉन्ग टर्म, आप सोचो नाम से क्लियर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब लंबे समय के लिए जो आपका कैपिटल गेन हुआ उसका पैसा। अब क्या कहा गया है ना, जो इसमें ना कुछ चेंज किया गया, और क्या चेंज किया गया है, इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म कर दिया गया है। मतलब अभी तक जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आप टर्म्स सुन के आप घबराना मत, मैं टर्म्स आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा इजी लैंग्वेज में। देखो इंडेक्सेशन जो है ना वो होता क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो मान लो आपको कोई, आपके पास एसेट है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, आप अपने एसेट को अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हो ना, मतलब आपका एसेट जो है वो महंगाई के साथ बढ़ रहा होगा, तो अगर आप एडजस्ट करते हो उसी को कहा जाता है इंडेक्सेशन। तो क्या कहा गया है अब RBI के द्वारा कि भाई देखो जो लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल गेन टैक्स है, मतलब ये उसमें इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कितना परसेंट लगेगा, 12.5% लगेगा लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, और बिना इंडेक्सेशन के लगेगा, मतलब अब इंडेक्सेशन नहीं चाहिए। और कितना परसेंट, 12.5%। ये न्यू रूल आया है तो आप ये देख लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है इनहेरिटेंस टैक्स। अब इनहेरिटेंस आप जानते हो भाई, हमारे बाप दादा की संपत्ति हम इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब हम वहां से बाप दादा की संपत्ति ले रहे हैं। तो होता क्या है ना, इंडिया में तो ये कोई टैक्स नहीं लगता, मतलब अगर आप इंडिया में अपने पापा की संपत्ति आपको मिली है, कोई टैक्स आप नहीं दोगे। तो इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, अगर किसी के घर वाले डेथ हो जाते हैं, ध्यान रखना जिंदा में नहीं, हमें तो मिल जाती है जिंदा में, लेकिन जब कोई डेथ हो जाता है ना किसी का, और डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसी को मिलती है, उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस टैक्स। अब क्या ये इंडिया में है, नहीं इंडिया में नहीं है। क्या किसी ऐसी कंट्री में है, ये है देखो फेमस कंट्री में, अमेरिका में है, जापान में है, साउथ कोरिया में है। तो सोचो 2-3 कंट्री का आप नाम दे रखना, MCQ में कई बार पूछ लेती है ये, ठीक है। अब जो अगला है वो है टॉपिक, देखो मैंने यहां लिख दिया डिफरेंट टैक्स नेम, मैंने एक्स्ट्रा दे दी यहां पर स्लैश करके, मतलब स्टार बनाकर। आपको स्टैटिक में जाकर ये पढ़ना है क्या, हर बुक में आप देखोगे अलग अलग टैक्स के नाम होगा कि भाई वेल्थ टैक्स, इक्विलेशन टैक्स या कुछ भी, मतलब अलग अलग टैक्स के जो नाम होते हैं ना, उस टैक्स का मतलब पता होना चाहिए बस आपको, वो टैक्स किस लिए था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो DDTA। आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ोगे इसको दोबारा। तो देखो ये है क्या, सबसे पहले 2 देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, क्या कि भाई सेम प्रॉपर्टी पर या सेम चीज पर तुम 2 जगह टैक्स क्यों लोगे, एक ही जगह टैक्स ले लो यार, ये निपटा दो।
यानी कि अगर चीज एक ही है ना तो एक ही देश में टैक्स लगे, उसी को कहा जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये टैक्स या तो कम हो जाता है या एक ही जगह लगता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कौन से देश के साथ हमने किया था ये वाला? मॉरिशस के साथ हमारा ये एग्रीमेंट हो चुका है। कब हुआ था? पहली बार हुआ था मॉरिशस में 1982 में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब देखो एक ट्रीटी न्यूज में है, अभी हुआ नहीं है पूरा, यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी। अब ये क्या है? पूरे ग्लोबल लेवल पर टैक्स को सेफली किस तरीके से रखा जाए, मतलब एक टैक्स सिस्टम जो होता है ना, मतलब अब पूरे ग्लोबल लेवल पर एक जो ट्रीटी बनती है ना कि भाई टैक्स इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है कि मतलब वो बेटर हो पाए। तो उस ट्रीटी में ना इंडिया ने उसके फेवर में वोट किया है। मतलब इंडिया ने कहा है भाई हाँ हम इस ट्रीटी के फेवर में हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़े कंट्री उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया। कौन कौन से हैं? अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इजराइल है। तो सोचो इन्होंने ग्लोबल टैक्स ट्रीटी के अगेंस्ट में वोट किया है, इंडिया ने उसके फेवर में वोट किया है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है ड्यूटी ड्रॉबैक। बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, फालतू की चीजें से दूर रहना है। देखो कितना पढ़ोगे आप, पूरे इको के पीटी में आप अगर 4-5 टॉपिक ऐसे फालतू का मतलब जो है उसको आप छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, तो आपको ये इग्नोर करना है। ठीक है, अब अगला जो है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो देखो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से नाम सुनकर ऐसा लगेगा यार डिजिटल मतलब कुछ डिजिटल दुनिया होगी, पब्लिक मतलब कुछ सरकारी होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कुछ भी हम बना रहे होंगे। तो आपको क्या लगेगा यार इंटरनेट हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, ये सब। लेकिन ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। ध्यान रखना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो मोबाइल फोन, इंटरनेट इन सब से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? एक शेयर्ड डिजिटल सिस्टम है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपस में ना लोग शेयर मतलब वो डाटा शेयरिंग करते हैं कुछ। और वो सिस्टम जो है ना हमारे इंडिया में क्या है? इंडिया स्टैक आपने सुना होगा, 3 का सिस्टम है पूरा जो शेयर करते हैं, आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर। ये तीनों को मिलाकर कहा जाता है इंडिया स्टैक का सिस्टम, और इसी को कहा जाता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मोबाइल को नहीं कहा जाता, इंटरनेट को नहीं कहा जाता, ये ध्यान रखोगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है यूपीआई। अब यूपीआई में आपको बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ना बहुत सारे देशों में यूपीआई अपना फैला रहा है। तो कौन कौन से देश यूपीआई के लिए हामी भर चुके हैं, मतलब हाँ कर दिए, जिसमें अप्लाई हो गया, लागू हो चुका है। तो देखो हाल में हुआ है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में हुआ है। और कौन कौन से देश हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है? श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल। देख लेना बड़े कंट्री में कौन है? फ्रांस है और यूएई है, जो अमीर में थोड़ा। तो बड़े कंट्री में एक फ्रांस है, तो क्या पता फ्रांस को गलत कर दो ऑप्शन में, आप छोटे छोटे कंट्री को काउंट कर लो। तो ये सारे कंट्री वो हैं जिन्होंने यूपीआई इस्तेमाल अब करना शुरू कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट नेक्सस। अब प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या? सबसे पहले देखो ये तो प्रोजेक्ट नेक्सस ना आरबीआई ने ज्वाइन किया है, इसलिए ये न्यूज में है। क्यों ज्वाइन किया है, कैसे ज्वाइन किया है, उससे ज्यादा आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब क्या होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट है क्या भाई जिसको आरबीआई ने ज्वाइन किया है? तो देखो ये प्रोजेक्ट क्या है? इंस्टेंट रिटेल पेमेंट होता है इसके अंदर। मतलब ना तुरंत अगर मल्टीनेशनल लेवल पर है, और ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट मतलब इंटरनेशनल लेवल पर है, कई सारे देश ने मिलकर शुरू किया ये वाला प्रोजेक्ट नेक्सस। क्या है इसके अंदर? अगर आपको रिटेल का पेमेंट करना है तो तुरंत ही पेमेंट हो जाएगा इस सिस्टम में, और इसी में आरबीआई ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये रिटेल पेमेंट से रिलेटेड है, आरबीआई ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब अगला जो है वो है सेबी, और एक है एनएसई जिसको आप कहते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों टॉपिक आपके किसके हैं? स्टैटिक के हैं, और आपको स्टैटिक के बुक में ही पढ़ना चाहिए वाला। लेकिन कुछ चीजें मैं यहां बताऊं जो यहां पर पढ़ना चाहिए आपको। एक सेटलमेंट साइकिल नाम की चीज होती है। क्या होता है सेटलमेंट साइकिल? कि कितने दिन में वो सेटलमेंट होगा, मतलब आपने कोई सिक्योरिटी लिया वो कितने दिन में सेटल हो जाएगा। तो देखो एक होता है T1, एक होता है T0। T1 क्या होता है? अगर एक दिन में सेटलमेंट पूरा हो गया मतलब उसको कहते हैं हम T1 जो पहले होता था। अब उससे ना हम T0 पर आ रहे हैं, मतलब भाई हम ना शाम को जैसे क्लोजर हो जाता है ना उसके बाद ही हम सेटलमेंट कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, ये T1 T0 क्या है? ये सेटलमेंट साइकिल है कि कितने दिन में सेटलमेंट करते। पहले था T2 मतलब 2 दिन में सेटलमेंट होता था, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, पीरियड ऑफ सेटलमेंट साइकिल है ये। अब अगला जो टर्म है वो है को लोकेशन। अब देखो को मतलब फिर से भाई साथ में, लोकेशन मतलब कुछ लोकेशन की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ होगा। अब क्या है ये कोलोकेशन? मान लो जो ब्रोकर है अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग में ही
अपना सर्वर लगा ले, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग है पूरा, उस बिल्डिंग के प्रीमिसेस में अपना सर्वर लगा लिया, आप ब्रोकर हो, तो ब्रोकर होकर आप सर्वर लगा लोगे ना। आपने देखा होगा शायद वो क्या कहते हैं उसको, नाम मैं भूल रहा हूं, जो जिसने स्कैम किया था, हर्षद मेहता। तो जैसे अगर अपना उसने सर्वर लगा लिया स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग में ही, उसी को कहा जाता है को लोकेशन। यानी आप एक ही साथ लोकेट हो गए, किसके साथ, स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग में आप चले गए हो अपना सर्वर लेके। अब इससे होगा क्या, आपको सारी जानकारी पहले मिल जाएगी, जो भी उसकी खबर होगी वो सारी पहले मिल जाएगी, तो आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी आपको देखो, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और डेरिवेटिव, ये तीनों आपके टॉपिक स्टैटिक के हैं और ये तीनों आपको स्टैटिक से ही करने चाहिए। ठीक है, इस पीटी में बिल्कुल मत करना ये वाला। अब जरा देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्यों न्यूज में है, आप जानते हो, ये तो आप अपना भी चेक करते होगे, क्रेडिट कार्ड का जो रेट करता है ना कि आपकी कितनी रेटिंग है, तो उस रेटिंग में ना एक एजेंसी है केयर एज करके, और उसने ना इंडिया का पहला ऐसा एजेंसी बना है जो ग्लोबल लेवल पर अब जाने मतलब चली गई है, और नाम क्या है उसका, केयर एज करके है। ठीक है, अब क्रेडिट एजेंसी को कौन रेगुलेट करता है, तो ध्यान रखना, सिर्फ आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, इसको आरबीआई भी करता है, सेबी भी रेगुलेट करता है, आईआरडीए भी करता है, मतलब और भी करते हैं। तो जो क्रेडिट एजेंसी होते हैं लोग, उसको आरबीआई के अलावा सेबी वगैरह सब रेगुलेट करते हैं, उसको सब अपने अपने अकॉर्डिंग से। ठीक है, अब एक है टर्म इनबिट्स। अब इनबिट्स का तो फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं, ये इनबिट्स है क्या, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वैसे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बन रहे हैं, जैसे आप रोड बन रहा है, रोड में क्या है, पोल है, मतलब सॉरी टोल है, तो रोड में टोल है, पाइपलाइन है, या कुछ भी और इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन वगैरह है। तो मान लो आप अगर जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप पैसे टोल में इन्वेस्ट कर दो, तो जो रोड बन रहा था उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, तो क्या होगा, जो भी टोल की कमाई होगी उसमें से कुछ प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, वही इनबिट है। यानी इनबिट क्या है एक्चुअली में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब भी इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड की तरह ही जैसा होता है ये, उसी को हम कह देते हैं इनबिट। ठीक है, अब देखो एक है फ्रंट रनिंग। अब ये फ्रंट रनिंग क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग है और ये आ सकता है। देखो होता क्या है ना, जब भी आप कभी, और ये इलीगल है, ध्यान रखना, फ्रंट रनिंग जो है ना वो इलीगल है, पहली बात। दूसरी बात यह है क्या, अगर आप नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को मतलब बाय एंड सेल करने के पर्पज से इस्तेमाल करते हो, मतलब अपना सिक्योरिटी बाय कर रहे हो, स्टॉक वगैरह बाय कर रहे हो, ये सेल कर रहे हो, लेकिन आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक में है ही नहीं, मतलब जो इनसाइडर ट्रेडिंग जानते हो ना आप, इलीगल होता है। तो ये वही है भाई फ्रंट रनिंग। तो फ्रंट रनिंग क्या है, आप हर चीज में पहले आना चाहते हो, जिसको आप कहते हो ना भाई, आप फर्स्ट मूवर एडवांचर लेना चाहते हो कि आप सब कुछ पहले आपको पता हो, तो हर चीज आपको पहले खबर मिलनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, पब्लिक में जो इंफॉर्मेशन नहीं है आप उसका इस्तेमाल करने लगोगे अपने बिजनेस में, और ये क्या है, इंडिया में इलीगल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। एक इंडेक्स है, सिंपल सा इंडेक्स है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, कि किस तरीके से वोलेटिलिटी चेंज हो रही है। तो ये है क्या, देखो अंडरलाइंग एसेट जो है ना उसका फ्लक्चुएशन को दिखाता है। ठीक है, तो इसका फ्लक्चुएशन जो है वो क्या दिखाता है, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स दिखाता है, किसका, जो एसेट्स है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वोलेटाइल किस तरीके से, बस उतना है। ठीक है, अब अगला जो टर्म है वो है एफ इंटरनेट, ये वाला जो देख रहे हो ना ये, तो फिन इंटरनेट कह सकते हैं इसको, फिंटरनेट भी कह सकते हो आप। अब यह है क्या, देखो कई सारे जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम होता है, अगर सबको जोड़ दिया जाए ना, सबका एक इकोसिस्टम बना दिया जाए, उसी को कह दिया जाता है एफ इंटरनेट कह लो आप, या फिंटरनेट कह लो आप। ठीक है, तो क्या होता है, ये अलग अलग फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अगर हम जोड़ दें इकट्ठा, वही हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, परपेचुअल बॉन्ड। देखो परपेचुअल बॉन्ड उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। बॉन्ड आप जानते हो ना, आप बॉन्ड अगर कोई लेते हो या कुछ भी बॉन्ड मतलब कोई इशू कर दिया, उस पर एक डेट होगी, इस डेट को आप रिडीम कर सकते हो। लेकिन परपेचुअल बॉन्ड जो होता है वो उसके ऊपर मैच्योरिटी डेट नहीं होती। क्या मिलेगा आपको, जो उसके ऊपर लिखा होगा कि भाई 100 रुपये का आपको है, वो 100 रुपये आपको दिए जाएंगे, या फिर जो उस पर इंटरेस्ट है ना वो आप कमाओगे। ठीक है, तो परपेचुअल बॉन्ड समझ गए। अब एक होता है पी नोट, जिसको आप पार्टिसिपेटरी नोट भी कहते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पी नोट है क्या, सबसे पहले समझो, ये इशू कौन करता है, तो ये करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। मतलब एफपीआई जो है ना
वो करता है। अब ये बताओ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को क्या फायदा इशू करने का, किसको इशू करता होगा वो, क्या इंडियन को इशू करता है या फॉरेनर को करता है? तो देखो वो करता तो ओवरसीज वाले को ही है, बाहर वाले को ही है, लेकिन जो बाहर वाले को वो करता है ना, सर्टिफिकेट एक नोट देता है ना, उसके बेसिस पर जो बाहर वाला बंदा है वो इंडिया के स्टॉक में ना अपना पैसा लगा सकता है, बस इतनी सी बात है। तो पी नोट क्या है, एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो इशू करता है ओवरसीज इन्वेस्टर को, किस लिए? इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाने के लिए, बिना रजिस्ट्रेशन के। ये इंपॉर्टेंट बात है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब अगला जो है वो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अब IIBX भी कहते हैं। ये बनाया गया कहां पर? गिफ्ट सिटी बनाया गया गांधीनगर के अंदर। तो गांधीनगर में बनाया गया। अब देखो बुलियन जो है ना, यहां पर बुलियन का मतलब, यहां पर ध्यान रखना आपको, बुलियन जो है ना उसका मतलब होता है गोल्ड या फिर सिल्वर। मतलब देखो कुछ एक्सचेंज हो रहा है, जैसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके का एक्सचेंज है। लेकिन क्या एक्सचेंज हो रहा है इसके अंदर? तो बुलियन जो नाम है ना वो है गोल्ड और सिल्वर का, और उसकी भी जिसकी प्योरिटी बहुत अच्छी हो, मतलब हाई क्वालिटी का होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। अब क्या न्यूज आई है इसके अंदर कि भाई ये जो है ना पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर जो है ना वो बन चुका है SBI, यानी पहला मेंबर जो है वो कौन बन गया है? SBI। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, RBI दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। अब अगला जो है वो है कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड आपको देखो सिंपल एक छोटा सा टर्म है कि भाई जब भी कभी करेंसी की ट्रेडिंग होती है, मतलब आप करेंसी ना ट्रेड कर रहे हो, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी, ये सब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो होता है उसको कहते हैं करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है ना वो है इंडिया ट्रेड डेटा, ये वाला, मतलब इंडिया के ट्रेड से रिलेटेड जो भी डेटा है वो कब आएंगे? अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट आएगा ना, उसके अंदर आप अपडेट करना, उसी से पढ़ना, यहां पर आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से आपको 2-3 चीजें जो है वो आप बिल्कुल आप स्टैटिक में पढ़ना है आपको। कौन कौन सा? FDI और FPI, इन दोनों के अंदर डिफरेंस, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आप स्टैटिक में करोगे। एक स्टैटिक में यहां पर और करोगे आप ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस है ना उसको आपको करना, भी बता रहा हूं मैं, आ रहा हूं उस पर। उसके पहले देखो 2 टर्म है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज। अब यह है क्या? देखो सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं जैसे डॉलर सब खरीद रहा है, डॉलर का मार्केट की वैल्यू बढ़ गई है, हमारी भी मार्केट की वैल्यू बढ़ गई है, बढ़ जाए, लेकिन वो अलग बात है कि हमारी मार्केट वैल्यू गिरती जा रही है। वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं हम, 86 रुपीज़ हो गया है। कोई बात नहीं, यूट्यूबर का तो फायदा ही है इससे, क्योंकि भाई हमें पैसे डॉलर में मिलते हैं, तो डॉलर में जितना रुपया ज़्यादा गिरेगा उतना यूट्यूबर को पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कोई बोलता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इंटरनेशनलाइजेशन का क्या मतलब है? हम चाहते हैं हमारी जो रुपीज़ है वो डॉलर में क्या हो, डॉलर के कंपेयर में ना इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा बढ़े आगे, मतलब लोग ज़्यादा हमारे रुपीज़ का इस्तेमाल करने लगे, बस उसी टर्म को कहा जाता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है। अब एक है देखो जिग। ये जिग क्या है? जिम्बाब्वे ने एक नई करेंसी लॉन्च करी है, उस करेंसी को उसने बैक किया है गोल्ड से, मतलब गोल्ड बैकेड करेंसी है। ये किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे ने, और उसका नाम है जिग, ठीक है। अब जो मैं कह रहा था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है ना, ये देखो स्टार लगा दिया मैंने, स्टैटिक, स्टार मतलब स्टैटिक। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है इससे 2 निकले थे, मतलब 2 बैंक निकले थे मेनली, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं आपको यही बता दूं, देखो जो मेन क्रक्स है ना, जिससे आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। वर्ल्ड बैंक पैसा उसको देता है जब कभी डेवलपमेंट की जरूरत हो, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक पैसा कब देगा? जब डेवलपमेंट का काम हो, मतलब रोड बनाना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी हो, तो वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। और वर्ल्ड बैंक जो पैसा देगा ना वो लॉन्ग टर्म के लिए देगा, वो भाई मतलब एक 100 साल के लिए, 50 साल के लिए, इस तरीके से। लेकिन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो पैसा कब देता है? अगर कोई देश क्राइसिस से गुजर रहा हो, शॉर्ट टर्म क्राइसिस से, अचानक से देश में कुछ उथल पुथल हो गया, कुछ कोरोना महामारी आ गई, मतलब कोई ऐसी क्राइसिस आ गई जिससे ना देश मतलब संभल नहीं पा रहा, तब पैसा कौन देगा? IMF, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक है WTO, जिसको आप जानते हो भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा न्यूज में रहता है। ये है तो स्टैटिक का ही टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशन में दोबारा पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर इसको स्टैटिक में रहने दिया है, क्योंकि स्टैटिक में ही हम पढ़ते हैं WTO के बारे में कंप्लीट। लेकिन कुछ बातें आपको जाननी यहां पर है। क्या? पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू, ये है क्या? तो एक्चुअली में ना WTO में ना MSP पर यार बड़ा विवाद होता है। मतलब हम जैसे
जो इंडिया जो है वो एमएसपी देती है किसानों को। तो डब्ल्यूटीओ क्या कहता है ना, तुम ट्रेड को खराब कर रहे हो, डिस्टॉर्ट कर रहे हो, मतलब ट्रेड तुम खराब कर रहे हो, एमएसपी तुम्हें देना नहीं चाहिए, सब्सिडी तुम्हें देना ही नहीं चाहिए, ये डब्ल्यूटीओ का कहना है। लेकिन वो कुछ फिर बहुत विवाद हुआ तो कुछ लिमिट लगा दिया और उसी लिमिट को कहा जाता है डी मिनिमस लिमिट। ठीक है, ये लिमिट क्या है, तो लिमिट कितना लगाया है, डेवलपिंग कंट्री पर 10% लिमिट लगाया सब्सिडी का, और जो डेवलप्ड कंट्री है, जो पहले से ही हो चुके हैं डेवलप्ड, उन पर 5% लगाया। तो देखो, डेवलपिंग के लिए 10%, डेवलप्ड के ऊपर 5%, इतना याद रहेगा आपको। अब 2 बॉक्स होता है, ठीक है, इसके अंदर एक होता है एम्बर बॉक्स और एक होता है ग्रीन बॉक्स। देखो, अगर कोई ऐसा सामान है जिसमें सब्सिडी देने पर ना ट्रेड उसका खराब हो जाएगा, उसको रखा गया एम्बर बॉक्स में। यानी एम्बर बॉक्स जो है वो वाले सामान है जो ट्रेड को कर देंगे डिस्टॉर्ट, और ग्रीन बॉक्स में जो है ना वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करते, उससे ट्रेड का कुछ नहीं होता, तो वो वाले अलाउड है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत इसमें। अब एक ट्रिप्स है, मैंने पॉलिटिक्स के अंदर बताया था आपको, पिछली वीडियो में जरूर देखना आप। तो ट्रिप्स वाली जो वीडियो है ना, मतलब उसमें मैंने बताया था आपको, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा होता है, और किसका है ये, डब्ल्यूटीओ का ही है। क्या इंडिया पार्ट है इसका, बिल्कुल इंडिया इसका पार्ट है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको स्टैटिक्स से पढ़ना है, हर बुक के अंदर चैप्टर नंबर पहला में, कहीं भी आप जाओ हर बुक में पहले चैप्टर में वो मिल जाएगा। क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इन दोनों में अच्छे से डिफरेंस, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इनका डिफरेंस समझ लोगे, आपका ये अगला जो टॉपिक है ना विजन का, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 2-3 इंडेक्स है, क्या क्या है, एक एचडीआई है। एचडीआई में ना आप सुनते आए होगे बहुत, मतलब अभी इंडिया 134वें नंबर पर आ गया है। एचडीआई में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले कौन निकालता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब कितने इसके पैरामीटर है निकालने के, 3। ठीक है, एक तो स्कूल का है, ठीक है, और स्कूल में भी 2 है, एक्सपेक्टेड और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक है हेल्थ पे, जिसको आप कहते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एक है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, जो ये देखता है क्या, पर कैपिटा इनकम देखता है। तो ये 3 इसका इंडेक्स मतलब इंडिकेटर है जिसके ऊपर ये मेजर करता है। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे, नाम था उनका महबूब उल हक। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था एचडीआई को। अब कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है, इस बार पहली बार ना एक टर्म दिया है एचडीआई में, डेमोक्रेसी पैराडॉक्स। अभी होता क्या, देखो, डेमोक्रेसी पैराडॉक्स का सिंपल सा क्या मतलब है ना, कि ऐसे लोग जो कहते तो हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेसी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब वो डेमोक्रेसी के फेवर में है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते डेमोक्रेसी वाले लोगों को। मतलब वो कहते तो है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेसी अच्छा है, लेकिन वो वोट किसको दे रहे हैं, जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहा है, जो उसको थोड़ा अंडररेटेड कर दे रहा है, मतलब थोड़ा हल्के में ले रहा है डेमोक्रेसी को। तो यानी ऐसे टर्म्स को कहा गया है डेमोक्रेसी पैराडॉक्स, यानी जिसमें लोग कहते तो है कि डेमोक्रेसी अच्छा है, लेकिन वो वोट ऐसे को कर देते हैं जो डेमोक्रेसी को क्या करता हो, अंडरमाइन करता हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब एक है ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स और इंडिया का मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायरेक्शन जो है ना, पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना, ये है स्टैटिक का टॉपिक, पॉवर्टी के चैप्टर में देखना वो। लेकिन आपको बस एक बात पता क्या हो, यहीं पर मैं बता दूं, एग्जाम में यूपीएससी में आता है, ग्लोबल लेवल पर ये कौन जारी करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो है यूएनडीपी और ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड का ये। तो यूएनडीपी और ये ऑक्सफोर्ड, ये दोनों मिलकर ग्लोबल वाले निकालते हैं। इंडिया वाला मल्टी डायमेंशनल कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वाले के अंदर ना 10 इंडिकेटर होते हैं टोटल, मतलब 10 चीजों को वो काउंट करता है, लेकिन इंडिया वाले 2 एक्स्ट्रा करते हैं। कौन से 2 एक्स्ट्रा, तो इंडिया वाले जो नीति आयोग है वो 12 पर करता है, तो 2 एक्स्ट्रा जो है ना वो है मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। तो इंडिया वाला जो है वो क्या करता है, 2 एक्स्ट्रा करता है, और ग्लोबल वाला 10 करता है, इंडिया वाला 12 करता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ये दोनों एक्स्ट्रा करता है। ठीक है, तो यहां तक हो चुका होगा। अब एक छोटा सा टर्म है मिडिल इनकम ट्रैप। देखो, नाम से ही क्लियर है क्या होना चाहिए इसके अंदर, कि ऐसा कोई कंट्री जो ग्रो हो रहा है लेकिन हाई इनकम कंट्री में नहीं पहुंच पा रहा है, यानी वो एक ट्रैप में फंस गया है, और उसी ट्रैप को हमने नाम दे दिया मिडिल इनकम ट्रैप। तो यहां तो कोई दिक्कत आपसे नहीं होगी। अब एक कर्व का नाम है प्रेस्टन कर्व, इसको कह रहे हैं। ठीक है, अब प्रेस्टन कर्व क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीडीपी पर कैपिटा। क्या कहता है यार, जीडीपी पर कैपिटा तो बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है, इधर आ रहा है,
लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब ना बढ़ नहीं पा रही, मतलब एक लिमिट के बाद जीडीपी पर कैपिटा बढ़ते जाता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ती है, और यही कौन बताता है? प्रेस्टन कर्व। ठीक है, आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहां पर हम इस पार्ट 1 को बाइंड अप करेंगे, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर नोबेल प्राइज मिला है यार, आपको बस ना नाम क्लियर रखना, नाम ध्यान रखना। आपको क्या याद रखोगे आप? 3 बंदे हैं जिनको मिला है, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है ये, मतलब क्रिकेट के नाम से रिलेटेड है। मैंने ऐसे याद किया कि भाई इनका जो नाम है ना वो क्रिकेटर से मिलता जुलता है। एक डेरेन है, देखो साइमन, एक रॉबिन्सन या जेम्स कह लो, तो ये तीनों के तीनों आपको नाम पता होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट बातें और, क्या इको के अंदर नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल ने चालू किया है? नहीं, अल्फ्रेड नोबेल ने सिर्फ 5 ही को चालू किया था नोबेल प्राइज, लेकिन ये वाला जो इको का है ना, इकोनॉमिक्स में, उसने जोड़ा है किसको? किसने जोड़ा है? स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, मतलब जिसको आप कहते हो सिर्फ, मतलब आप प्रोनाउंस कर लेना इसको, थोड़ा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं क्या ये, तो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसने इसको जोड़ा है इको को नोबेल प्राइज के अंदर, और ये कब आया? 1968 में। लेकिन नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ था? 1895 में। तो देखो कितना अंतर है। अब एक और, क्या इंडिया में किसी को मिला है इको में नोबेल प्राइज? तो बिल्कुल मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है। तो यार ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखो आपके लिए यार, देखो इतनी रात हो गई है, 3:30 बज गए, मतलब अब सुबह एडिटिंग करते करते सुबह ही हो जाएगी मेरी। तो यार आप मेहनत के लिए ना बस आप एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि देखो आपका जो कमेंट है ना वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है यार, क्योंकि अगर आप कमेंट कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो ना, तभी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी कि मैं ऐसी वीडियो और बना पाऊँ आपके लिए। और यार इस वीडियो में जो भी है ना स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको उसके लिए ज्वाइन कर लेना वो जरूर। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, आपको स्क्रीनशॉट वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और यार मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जो पॉलिटी की जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो पिछला पॉलिटी की वीडियो जाकर देख सकते हो। तो यार तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।